नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि रिया यहाँ पर एक प्लान बताती है कि क्यों ना हम बड़ी मामी से ही इसके बारे में जाने, क्योंकि हमें ये अच्छे से पता है कि बड़ी मामी और हमारी नानी दोनों ही अच्छी दोस्त थी। इसलिए अगर हम नाना के पास नहीं जा सकते तो हम बड़ी मामी के पास तो जा सकते हैं ना। बड़ी मामी तो हमें उसके बारे में जरूर बताएगी। ये सब सोचने के बाद तीनों बच्चे ही अब अंजलि मल्होत्रा के कमरे में चले जाते हैं। उधर जाने के बाद अब रिया अंजलि मल्होत्रा से कहती है, बड़ी मामी आप तो मेरी नानी को अच्छी तरह से जानते हैं ना, प्लीज उसके बारे में बताइए कि मेरी नानी को क्या पसंद था क्या नहीं, उनके बारे में हर एक बात जो आप जानते हैं। रिया की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी ने कहा कि बच्चों आप सभी अपने नानू को छोड़कर अब मेरे पास आए हो अपनी नानी के बारे में बात करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए। अब ये सुनते ही तो अब तीनों ही बच्चे अब एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि अब उनके पास इस बात का कोई भी सवाल नहीं था। बच्चों को कोई भी जवाब नहीं था। बच्चों को ऐसे देखकर अब अंजलि मामी कहती है, लेकिन ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारी नानी का नेचर बताती हूँ कि वो कैसी थी। यहाँ अंजलि मल्होत्रा बच्चों को स्वाति के बारे में बताने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इधर अनिका अपना काम बड़े ही ध्यान से कर रही थी, क्योंकि अनिका भी आज किसी भी तरह से कोई भी गड़बड़ नहीं होने देना चाहती थी। हालांकि अनिका खुद एक कितनी अच्छी डॉक्टर थी ये तो सभी जानते हैं, इसलिए अनिका से कोई गलती हो जाए ये तो कभी हो ही नहीं सकता। इधर ऑपरेशन लगभग 7 से 8 घंटे तक लगातार चला और अब पूरी तरह से ऑपरेशन होने के बाद अब सभी एक दूसरे को कांग्रेचुलेशन कहने लगते हैं, क्योंकि ऑपरेशन 7-8 घंटे में पूरा हो चुका था और इसमें अब तक धनंजय की अगर धड़कनें भी देखा जाए तो अभी नॉर्मल चल रही थी। तो वहीं अनिका जानती थी कि अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि भले ही अभी उसकी सर्जरी हो गई हो लेकिन अभी उसने उसका काम पूरी तरह से नहीं किया है। यहाँ से निकलने के बाद अब उसे सबसे पहले अब कविनालिशा के पास जाना होगा, क्योंकि कविनालिशा इन तीनों के ही प्लान में शामिल थी। क्योंकि अब उसे कविनालिशा के पास जाकर अब कविनालिशा की भी तो ड्रेसिंग करनी होगी, क्योंकि जब भी कविनालिशा राजमहल के लोगों के सामने आएगी तो वो उसकी ड्रेसिंग पर ही उसका ध्यान जाएगा, ताकि वो सच में समझ सकें कि सच में ही कविनालिशा के सिर की सर्जरी हुई है। इसलिए अभी उसको अपना वो काम भी तो बखूबी करना था जैसे उन्होंने प्लान किया था। अनिका अब यहाँ पर सर्जरी होने के बाद अब राजलक्ष्मी से कहती है कि ऑपरेशन पूरा हो गया है, तुम स्टिचेस लगा दो। ये सुनते ही अब राजलक्ष्मी भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और इधर उसके सिर की सारी स्टिचेस को लगाने का काम राजलक्ष्मी अब अपने हाथों में ले लेती है। और अब राजलक्ष्मी भी अब अनिका के बताए अनुसार बड़े ही ध्यान से धनंजय पीरामल के सिर पर स्टिचिंग करने लगती है, क्योंकि मोस्टली जब भी अनिका यानी कि डॉक्टर अमृता जब भी कोई बड़ी सर्जरी करती थी तो उसकी स्टिचिंग की जिम्मेदारी मोस्टली वो राजलक्ष्मी को ही देती थी, क्योंकि राजलक्ष्मी भी एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी। अनिका इधर ये सब कहने के बाद अब वो ऑपरेशन थिएटर से अब बाहर निकल कर आ जाती है और वो अपने तेज कदमों से अब उस वार्ड की तरफ जाने लगती हैं जहां पर उन्होंने कविनालिशा को रखा हुआ था। कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वहां पर पहुंचने के बाद अब अनिका वहां के उस कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाती है तो वो देखती है कि कविनालिशा यहाँ पर एक गहरी सोच में बैठी हुई थी। कविनालिशा को ऐसे सोच में देखकर अब अनिका उसके पास जाती है और अब उसे कहती है, मुझे आपके सिर पर कुछ पट्टियां लगाना होगा, ताकि लोगों को लगे कि आपके सिर की सच में ही सर्जरी हुई है।
अब अनिका की ये बात सुनते ही अब कविन आलिशा ने कहा कि वो सब तो ठीक है अनिका, लेकिन पहले ये बताओ कि मेरे मामा जी कैसे हैं, क्योंकि अब तक कविन आलिशा को पता चल गया था कि जिस ऑपरेशन के लिए ढाल बनाकर उसे यहाँ पर लाया गया था वो किसी और का नहीं बल्कि वो शख्स उसके मामा जी ही थे। इसलिए अब कविन आलिशा, क्योंकि कविन आलिशा तब से यही सब सोच रही थी कि पता नहीं उसके मामा जी की हालत कैसी होगी और कैसी नहीं, इसलिए अब वो अनिका को देखते ही सबसे पहला सवाल यही करती है, अब वो ठीक तो है ना, या उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना अनिका, अब बताओ वो ठीक तो है ना। अब आलिशा के इतने सारे सवालों को एक साथ सुनकर अब अनिका कहती है, आलिशा जस्ट रिलैक्स, वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन हाँ अभी उन्हें होश नहीं आया है, क्योंकि उन्हें होश आने में अभी 7 दिन के लगभग लग ही जाएंगे। अनिका की ये बात सुनते ही अब कविन आलिशा ने कहा कि ठीक है फिर, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तब तक मामा जी अब कहाँ रहेंगे, क्योंकि ना हम और ना ही वो यहाँ ज़्यादा देर तक इस हॉस्पिटल में रुक सकते हैं, क्योंकि तुम भी तो अच्छी तरह से जानती ही हो कि दुश्मन तो हमारे बस इसी ताक में ही रहते हैं कि कब रॉयल फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में आए और वो यही उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें, क्योंकि यही एक इस राजमहल का एक कड़वा सच है जिसे शायद पता नहीं तुम जानती हो या नहीं जानती हो, लेकिन इसलिए अब मुझे बहुत ही चिंता हो रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर ज़्यादा देर तक अब हम यहाँ मामा जी यहाँ पर रहे तो फिर तो उनकी भी जान खतरे में है और साथ के साथ मेरी भी, क्योंकि ये लोग उन्हें यहीं हॉस्पिटल में ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कविन आलिशा की बात को सुनकर अब अनिका भी अच्छी तरह से समझ रही थी कि अब यहाँ पर, क्योंकि धनंजय पीरामल का सर्जरी तो हो गई थी, लेकिन अब उन्हें यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते, क्योंकि राजमहल के लोगों के बारे में यहाँ पर कविन आलिशा अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए ही उसने अपना कंसर्न अब अनिका को बताया था। ये सुनते ही अब अनिका जल्दी से अब उसे कुछ नहीं कहती और अब वो जल्दी से अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालती है, और अब वो अपने पॉकेट को से अपना फ़ोन निकालने के बाद अब उसमें रोहित के नंबर को निकालती है। रोहित को नंबर को निकालकर अब उसमें वो एक मैसेज लिखती है और उसे लिखकर सेंड कर देती है। एयर एम्बुलेंस, उसमें अनिका ने उस मैसेज में लिखा था कि एयर एम्बुलेंस को रेडी करवाइए, हम पापा को 2 से 3 घंटे में हमें उन्हें यहाँ से लेकर जाना ही होगा, क्योंकि ये उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये सब लिखने के बाद अब अनिका उस मैसेज को सेंड कर देती है और अब वो अपने फ़ोन को फिर से वापस से अपनी पॉकेट में रख लेती है। अपने फ़ोन को रखने के बाद अब अनिका फिर से कविन आलिशा की तरफ बढ़ती है और अब वो कहती है, क्या अब आप तैयार हैं अपने सिर पर बैंडेज लगवाने के लिए। अनिका की ये बात सुनकर अब कविन आलिशा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। कविन आलिशा की परमिशन मिलने के बाद अब अनिका उसके सिर पर सेम वैसे ही पट्टियां बांधने लग जाती है, जिस तरह से जिस तरह से किसी पेशेंट के जब सिर की सर्जरी होती है तो जब उसे लगाई जाती है। इसलिए अनिका अपने इस काम को बखूबी निभाती है और अब तक अनिका ने उसकी ड्रेसिंग को पूरा कर दिया था। अनिका और कविन आलिशा को पट्टी लगाने के बाद अब अनिका कविन आलिशा से कहती है कि आप खुद अपनी आंखें बंद करेंगी या फिर मैं आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दूं, क्योंकि आप अभी यहाँ पर अपनी आंखें खोलकर नहीं रह सकती हैं, क्योंकि अब आपको यहाँ पर बेहोशी का नाटक करना पड़ेगा। इसलिए चॉइस इज योर्स, अगर आप खुद अपनी आंखें बंद कर लेती है तो वो बेटर होगा, नहीं तो फिर मुझे अपने तरीके से करनी होंगी। अनिका के ये बात सुनते ही अब कविन आलिशा ने कहा कि नहीं, तुम्हें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपनी आंखें खुद ही बंद कर सकते हैं। और इतना कहने के बाद अब वो जाकर अब कविन आलिशा वहाँ पर लगे एक बेड पर लेट जाती है और अब कुछ ही देर में अब वो अपनी आंखें भी बंद कर लेती हैं। वहाँ अब तक राजलक्ष्मी ने भी अब तक अपना काम पूरा कर लिया था, जो अनिका भी उसे धनंजय पीरामल के सिर पर स्टिचेस लगाने के लिए दे गई थी। अपना काम पूरा करने के बाद अब वो वहाँ पास में ही खड़ी अब नर्स को अब सारे ही इंस्ट्रक्शन को देने लगती हैं कि उसे किस तरह से पेशेंट का ख्याल रखना है, क्योंकि एज ए डॉक्टर यहाँ पर राजलक्ष्मी ने भी नर्स को अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे दिए थे। अब अपने काम को पूरा करने के बाद अब वो सभी अब चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगते हैं।
कुछ ही देर में अपने गाउन और मास्क को उतारने के बाद वो सभी अब रूम से बाहर निकलकर आ जाते हैं और वो अभी भी यही बातें करते हैं कि चलो पहले आराम करते हैं, क्योंकि सच में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सर्जरी थी ये पहले आराम करते हैं और उसके बाद ही अगर टाइम मिला तो हम थोड़ा सा पेरिस घूम लेंगे, क्योंकि अगर अब हम सब यहाँ पर पेरिस में आए हैं तो क्यों ना यहाँ की चीज़ों, यहाँ के टूरिस्ट पैलेस को देखा जाए, क्योंकि हमने यहाँ के टूरिस्ट पैलेस के बारे में बहुत कुछ सुना है। इससे पहले कि वो सब अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ा देते कि तभी एक दिशा से अब एक केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये केमिकल अब धीरे धीरे वहाँ पर उस पूरे ही रूम में फैल जाता है, जिसे खुद स्वाति मल्होत्रा ने इन सभी डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ा था। कुछ ही देर में केमिकल अपना असर दिखाने लगता है और वो सभी अभी वहीं पर ही एकदम से ही फ्रीज होकर अब वहीं पर ही खड़े हो जाते हैं। उन्हें भी यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन हाँ उनके कानों में सिर्फ आवाज जा रही थी। तभी उनके कानों में अब आवाज जाती है कि तुम सभी ने अभी जो ऑपरेशन किया है वो कभी नालिशा का ऑपरेशन किया है, ना कि किसी और का, क्योंकि कभी यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ने पहले ही ये अनुमान लगा लिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी टीम के किसी भी इंसान तक दुश्मन पहुंचे या वो किसी भी तरह से इनसे कुछ भी पूछताछ करने की कोशिश करें और उन्हें कुछ भी पता चले। इससे पहले अब स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर इन्हें अच्छे से अब ये बता देना चाहती थी कि अगर कभी ऐसी नौबत आए तो वो यहाँ पर नाम कभी नालिशा के का ही लेंगे। जहां एक तरफ अभी स्वाति मल्होत्रा ने अपना काम पूरा कर दिया था तो वहीं अब तक रोहित ने भी 2 एयर एम्बुलेंस को बुलवा लिया था, क्योंकि जैसे ही रोहित के फोन में अनिका के मैसेज का नोटिफिकेशन गया तभी से ही रोहित ने जल्दी से ही ये सारा अरेंज करवा दिया था, क्योंकि इस चीज के लिए रोहित भी पहले से तैयार था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि वो भी राजमहल के लोगों को अच्छी तरह से जानता था, उनके दुश्मनों को अच्छी तरह से जानता था कि उन्हें यहाँ से पापा को किसी भी समय शिफ्ट करना पड़ सकता है। इसलिए रोहित भी बस इसी चीज का ही इंतजार कर रहा था। अनिका का मैसेज मिलते ही अब वो वहाँ पर 2 एयर एम्बुलेंस को बुला लेता है और कुछ ही देर में वो दोनों ही अब एम्बुलेंस वहाँ पर आ गई थी। रोहित ने जैसे ही वो एम्बुलेंस अब वहां पर आई तब रोहित ने अपना फोन निकाला और अब वो अनिका को मैसेज करते हुए ही कहता है कि अनिका काम हो गया है, अब आगे का तुम देखो। और फिर वो ये टाइप करने के बाद वो इसे अब अनिका को सेंड कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अब तक अनिका भी रोहित के ही मैसेज का वेट कर रही थी, क्योंकि अनिका को भी इस बात का तो अच्छी तरह से पता था कि रोहित ने सारा इंतजाम पहले से किया हुआ है, लेकिन इसलिए वो बस बेसब्री से इसी का ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन्हें बस जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। और जैसे ही अब अनिका के फोन पर रोहित का मैसेज आया तो अब वो उस मैसेज को देखकर अब वो अपनी माँ को फिर से अब अनिका अपनी माँ को मैसेज करती है। अनिका मैसेज में लिखती है कि माँ आप आ जाइए, हम पापा को लेकर यहाँ से जल्द इन्हें लेकर यहाँ से हमें जाना होगा, क्योंकि अब इनकी सेफ्टी के लिए यही जरूरी है। ये सब लिखते हुए ही अब वो इस मैसेज को अपनी माँ को सेंड कर देती है। वहीं स्वाति मल्होत्रा ने भी जब अनिका के मैसेज को पढ़ा तो वो भी अब जल्दी से धनंजय के वार्ड की तरफ जाने लगती है। तभी अब जैसे ही अब वो वहाँ पर उस वार्ड की तरफ बढ़ती है तभी उसे अब अनिका की आवाज आती है। अनिका जो कि अभी उधर ही आ रही थी वो अब कहती है, माँ क्या इन्हें अभी यहाँ से लेकर जाना सही होगा, क्योंकि आप तो खुद एक अच्छी डॉक्टर हो, तो इसलिए आप ही बताइए, क्योंकि अभी इन्हें यहाँ पर रखना भी किसी खतरे से खाली नहीं हो और क्या अभी ऐसी हालत में हम इन्हें लेकर जा सकते हैं। अनिका की ये बात सुनते ही तभी स्वाति मल्होत्रा ने कहा, अनिका तुम तो खुद एक डॉक्टर हो, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता होगा, वैसे तो यहाँ से जाना सेफ नहीं होगा क्योंकि इनकी हालत बहुत ही नाजुक है, लेकिन धनंजय की लाइफ के साथ अब हम और कोई किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते हैं। और वैसे भी यहाँ आलिशा भी तो है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तुम्हारे पापा को आलिशा के बारे में पता तो नहीं चल गया, क्योंकि तो सोचो अनिका, अगर तुम्हारे पापा को आलिशा के बारे में पता चला तो वो तो फिर सीधे ही यहाँ पर दौड़ कर आ जाएंगे, फिर चाहे यहाँ पर उन्हें रोकने के लिए कितनी ही सिक्योरिटी क्यों न लगी हो। अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं वो फिर क्या करेंगे, क्योंकि वो कभी नाले वो अपने सारे ही बच्चों को लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हैं, और कभी नालिशा के लिए वो क्या सोचते हैं ये तो अब तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। अब स्वाति की ये बात सुनकर अब अनिका भी कहती है, हाँ कह तो आप ठीक ही रही हैं माँ, लेकिन आप उनकी चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें अच्छी तरह से
संभाल लूंगी। इस वक्त हमारे लिए इन्हें यहाँ से लेकर जाना बहुत ही सही होगा, क्योंकि अब हम इन्हें और ज़्यादा समय तक यहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 घंटे के इंतजार, क्योंकि अभी पहले ही बहुत सारा टाइम हो गया है और अब ऑलमोस्ट 3 घंटे के इंतजार के बाद अब अनिका अपनी जगह से उठकर अब वो एक वार्ड बॉय को वहाँ पर बुलाती है। जैसे ही वो वार्ड बॉय अब अनिका के कहने से वहाँ आता है तो अब अनिका उस वार्ड बॉय से कहती है कि जल्दी से ऑपरेशन थिएटर से पेशेंट को लेकर आइए और उन्हें टेरेस पर लेकर चलिए। वहां पर एयर एम्बुलेंस पहले से ही रेडी है। डॉक्टर की ये बात सुनकर अब दोनों ही वार्ड बॉय अब जल्दी से अंदर की तरफ जाने लगते हैं और अब वो धनंजय को स्ट्रेचर पर शिफ्ट कर देते हैं। अनिका के कहे अनुसार इन दोनों ही वार्ड बॉय ने धनंजय को बड़ी ही सेफ्टी के साथ वहां पर उन्होंने स्ट्रेचर पर लेटाया था, क्योंकि उनकी कंडीशन उन्हें भी अच्छी तरह से पता थी। उसके बाद वो सभी अभी एलिवेटर से सीधा ही अब टेरेस की तरफ जाने लगते हैं, जैसे उन्हें अनिका ने इंस्ट्रक्शन दिए थे। तो वहीं अब तक कविना आलिशा को अनिका और स्वाति दोनों ही लेकर अब टेरेस की तरफ जाने लगती हैं। कुछ ही देर के बाद वो सभी अभी टेरेस पर आ जाते हैं। यहाँ पर रोहित उनका पहले से ही इंतजार कर रहा था। अपने पापा को ऐसी इस हालत में देखकर अब रोहित उनके पास अब दौड़कर जाने लगा, क्योंकि जैसे जब उनका ऑपरेशन हुआ था तो रोहित उनकी सेफ्टी के लिए अपने दुश्मनों पर कड़ी नजर रखे हुए था। हालांकि उसका मन तो तब भी कर रहा था, लेकिन वो अपने मन में ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि अनिका सब संभाल लेगी और इसलिए वो अपना काम को अच्छी तरह से कर पाए। लेकिन अब अपने पापा को देखकर अब सबसे पहले वो दौड़कर उन्हीं के ही पास जाता है और इससे पहले कि वो उन्हें अब टच करता कि तभी अनिका ने अब उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं अभी नहीं मिस्टर मारवा, थोड़ा वक्त है, क्योंकि ऑपरेशन बस अभी ही हुआ है और आप अभी उन्हें टच नहीं कर सकते, नहीं तो उनकी बॉडी में संक्रमण फैल सकता है। इनकी बॉडी में इन्फेक्शन का डर हो सकता है, इसलिए प्लीज मिस्टर मारवा अभी आप अपने इमोशंस को संभालिए, क्योंकि अभी यही बेटर होगा। अब अनिका की ये बात सुनते ही रोहित भी अब अपने कदमों को वहीं पर ही रोक लेता है और अब वो अपने कदमों को पीछे की तरफ लेने लगता है, क्योंकि वो भी ये बात तो अच्छी तरह से जानता था कि जब किसी का ऑपरेशन होता है तो उसके साथ कैसे जाया जाता है उसे, क्योंकि उसके घाव बहुत ही गहरे होते हैं, ताजा होते हैं, इसलिए उसके घाव में संक्रमण का डर ज्यादा रहता है। और अब हॉस्पिटल का स्टाफ अब धनंजय को अब उस एयर एम्बुलेंस में शिफ्ट कर देता है, जिसे रोहित ने यहाँ पर छत पर बुलवाया था। इधर स्वाति मल्होत्रा भी अभी जल्दी से धनंजय के साथ अब उस एम्बुलेंस में बैठ जाती है और फिर अब वह अपने केमिकल को अब एक बार फिर से रिलीज कर देती है। वहां अनिका ने अब कविना आलिशा को दूसरी एयर एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया था। रोहित अब उसे पायलट से कहता है कि इन्हें राजमहल लेकर जाएं, और हाँ मेरे आदमी भी राजमहल पहुंचने वाले हैं ही होंगे। ये सुनते ही अब वो पायलट जो उस एयर एम्बुलेंस के होल्ड को अपने हाथ में लिए हुए था, वो सभी अभी किंग के ही आदमी थे। तो इसलिए रोहित को इनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा था। रोहित अब सभी को अच्छे से इंस्ट्रक्शन देने के बाद अब वो उनसे कहता है, जाओ यहाँ से। ये सुनते ही अब दोनों ही एयर एम्बुलेंस अब उस आसमान की तरफ उड़ने लगता है अपने चौपर में। इधर बैठा हुआ किंग भी अभी यही ही सोच रहा था कि अच्छा ही हुआ कि इससे पहले कि दुश्मनों को कुछ भी पता चलता, इन तीनों ने मिलकर अपना काम बखूबी कर दिया, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है वो सच में काबिले तारीफ है। किंग अब यही सब सोचकर अपने मन में ही उन तीनों के ऊपर काफी प्राउड फील कर रहे थे। अब जब किंग ने देखा कि वो लोग अभी अच्छे से यहाँ से निकल चुके हैं, इसलिए अब किंग भी अपने चॉपर में अब अपने पैलेस का लोकेशन सेट कर देते हैं। कुछ ही देर में वो चॉपर भी अब किंग के पैलेस के लिए निकल जाता है। तो वहीं अब रोहित, अनिका और एनी तीनों ही अभी स्वाति मल्होत्रा के चॉपर में ही बैठ जाते हैं और अब वो सभी भी अब वहां से अपने पैलेस के लिए निकल जाते हैं। तो रोहित यहाँ पर अपने फोन से अब चिराग को मैसेज करता है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप तुम लोग राजमहल में जाकर कविना आलिशा की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के बाद ही वापस तुम लोग पैलेस में आओगे, क्योंकि रोहित ने अब उन दोनों को अच्छे से
उनका काम समझा दिया था कि जब तक कविन आलिशा वहां पर सुरक्षित नहीं पहुंच सकती तब तक तुम यहाँ पर पैलेस में नहीं आ सकते। और हाँ, इधर का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ये टाइप करते हुए ही रोहित अब उस मैसेज को उन दोनों के नंबर पर एक साथ से ही सेंड कर देता है। वही चिराग जो कि अभी भी अब्दुल के साथ हॉस्पिटल के बाहर पूरी ही सचेत अवस्था में यहाँ पर नजर बनाए हुए था कि वो किसी भी ऐसे इंसान को अंदर नहीं जाने देगा, इसलिए अभी वो यहाँ पर अपने काम को बखूबी कर ही रहा था कि तभी अब उसके फोन पर उसे एक नोटिफिकेशन सुनाई देता है। जैसे ही उसे अब नोटिफिकेशन की आवाज आती है तो अब वो समझ जाता है कि जरूर ये उसके बॉस का ही मैसेज होगा, यानी कि किंग का ही मैसेज होगा। इसलिए अब वो अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाल कर देखता है तो ये सच में ही किंग का मैसेज आया हुआ था। अब एक चिराग जल्दी से अब रोहित के द्वारा भेजे हुए मैसेज को पूरी तरह से पढ़ता है और अब वो चिराग इस मैसेज को पढ़ने के बाद अब इसे अपने ग्रुप पर भी इस मैसेज को डाल देता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि मिशन कंप्लीटेड, लेट्स गो। अब कुछ ही देर में वो सभी अब वहां से जाने लगते हैं क्योंकि चिराग और अब्दुल यहाँ पर बखूबी अपने काम को आगे करते हैं, क्योंकि इधर रोहित अनिका इन सब के तो काम हो गए थे, लेकिन अभी भी चिराग और अब्दुल को अभी कविन आलिशा को उसके राजमहल में अच्छे से छोड़ना था। यहाँ से अब ये सब लोग जाने लगते हैं। वही अभी तक राजलक्ष्मी और उसकी टीम अभी अपने सेंस में आती है, क्योंकि अब तक जब उन केमिकल का स्प्रेड केमिकल का असर अब उनके ऊपर तो होना अब कम हो गया या फिर वो उसके असर से अब फ्री हो गए, तो तब वो अपने सेंस में आते हैं और फिर अब वो एक दूसरे से बात करते हैं कि थैंक गॉड कविन आलिशा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने जैसे इस केमिकल को स्प्रेड करने के बाद ये सब कहा था, वो लोग उसी बात को ही रिपीट कर रहे थे। ये बातें करते हुए ही वो सभी अभी बाहर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो सभी अभी हॉस्पिटल से बाहर निकल कर आते हैं तो सामने की भीड़ को देखकर अब वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही अब वो हॉस्पिटल के बाहर आते हैं तो उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल के सामने तो बहुत सारा ही क्राउड था, क्योंकि वहां पर उस भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पेरिस की पूरी ही जनता यहाँ पर अब कविन आलिशा के लिए खड़ी हो रखी थी, क्योंकि उन सभी के ही यही एक ही सवाल था कि उनकी रानी साहिबा कैसी है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा लोग तो वो थे जो उनके वेल विशर थे, जिनको रानी साहिबा का काम बहुत ही पसंद आ रहा था। इसलिए उन लोगों को रानी साहिबा के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। अब उन लोगों के इन सवालों को सुनकर अब राजलक्ष्मी ने कहा, देखिए वो अब ठीक है, डॉक्टर रिधिमा पुरोहित, सी इज द बेस्ट सर्जन, ऑपरेशन सच में ही सक्सेसफुल हो गया है। अब प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी अब हमें यहाँ से जाने दीजिए, क्योंकि हमने काफी घंटे बड़ी ही मेहनत तक उनकी सर्जरी की है, इसलिए अब हमारा काम अब हो गया है। अब हमें यहाँ से जाने के लिए हमें रास्ता दीजिए। वहीं दूसरी तरफ अब तक जॉन और बूढ़े बाबा भी अब एक अपार्टमेंट में आ जाते हैं और वो अब वहां पर एलिवेटर में जाकर अब टॉप फ्लोर के बटन को प्रेस कर देते हैं। जैसे ही वो दोनों अब टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं तो कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो दोनों अब एक फ्लैट के सामने आकर अब खड़े हो गए थे। वहां आने के बाद अब जॉन ने जब डोर बेल बजा दी तो वहां अब बूढ़े बाबा अपनी पॉकेट से एक इंजेक्शन को निकालते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पर जॉन ने किसी के कमरे की डोरबेल को बजा दिया था तो वहीं बूढ़े बाबा ने भी अभी एक इंजेक्शन को रेडी कर लिया था। जैसे ही अभी यहाँ पर दरवाजा खुला तो सामने इधर डॉक्टर रिधिमा पुरोहित खड़ी थी और अब वो अपने सामने दो ऐसे लोगों को देखकर हैरान थी, क्योंकि इन दोनों ने ही अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और मास्क लगाए हुए चेहरों को आदमियों को यहाँ पर देखकर वो एक पल के लिए तो घबरा गई थी। इसलिए अब वो हैरानी से पूछती हैं, हु आर यू, वट आर यू डूइंग हेयर, गो फ्रॉम हेयर अदरवाइज आई विल कॉल द पुलिस। डॉक्टर रिधिमा ने अब ये कहा ही था कि तभी अब बूढ़े बाबा ने अपने हाथ में लिए हुए उस इंजेक्शन को अब डॉक्टर रिधिमा पुरोहित के गले में इंजेक्ट कर दिया। वो इंजेक्शन जैसे ही अब रिधिमा के गले में इंजेक्ट हुआ तो उस इंजेक्शन के असर से डॉक्टर रिधिमा पुरोहित अब अपनी जगह पर ही वैसे ही फ्रीज हो गई, जैसे स्वाति मल्होत्रा के उस केमिकल की वजह से राजलक्ष्मी और उसकी पूरी ही टीम फ्रीज हो गई थी। तो जैसे ही अब जॉन ने देखा कि यहाँ पर ये डॉक्टर पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है तो उनका काम यहाँ पर हो चुका है, तभी अब जॉन उसे कहता है,
कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर रिधिमा, आपने कभी नालिशा को बचा लिया है। आपने जो सर्जरी की थी वो सच में ही सक्सेसफुल हो गई है। थैंक यू सो मच। अपनी बात को पूरा करने के बाद अब वो दोनों अब जल्दी से वहां से बाहर निकल कर आ जाते हैं। इधर जॉन भी अब अपने फोन से अब रोहित को मैसेज करते हुए लिखता है, सर टास्क कंप्लीटेड। जो टास्क हमें मैम ने और आपने दिया था वो हम पूरा कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक चौपर में जब रोहित ने फिर से अब अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन सुनाई दिया तो अब वो अपने फोन को फिर से निकालता है और वो देखता है कि ये मैसेज तो जॉन का ही था। जैसे ही अब उसने उसमें मैसेज को लिखा हुआ देखा कि टास्क कंप्लीटेड, तो अब रोहित के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अब उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर इन तीनों ने ही जो प्लान भी बनाया था वो इतना जबरदस्त था कि इसमें अब किसी भी लूपहोल की कोई भी उम्मीद ही नहीं थी। अनिका जो कि अभी भी रोहित के साथ ही थी, उस अनिका ने जब रोहित के चेहरे पर ये एक स्माइल देखी तब अब अनिका रोहित से पूछती है, क्या हुआ है मिस्टर मारवा, क्या कुछ हुआ है क्या? क्योंकि आपके चेहरे की स्माइल बता रही है कि आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब रोहित अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, कुछ नहीं अनिका, बस मैं अपने सक्सेस के ऊपर थोड़ा सा मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि आज हमने जिस तरह से इस काम को बखूबी किया है उसके लिए सच में हम सब के लिए एक कॉन्ग्रेचुलेशन तो बनता ही है। अब ये कहते हुए अब रोहित अनिका से कहता है, अनिका कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि सच में तुमने वो कर दिखाया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा आप काम पर आइए, किसका मैसेज आया है क्या आप मुझे बता सकते हैं? अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित फिर से नॉर्मल हो जाता है और अब वो अनिका से कहता है, हाँ अनिका आप तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट कोई और लेने वाला है। ये सुनते ही अब अनिका ने एक अंगड़ाई लेते हुए कहा कि मेरे लिए मैटर नहीं करता है मिस्टर मारवा, और ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि क्रेडिट चाहे किसी को भी जाए उससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए तो ये बेटर है कि सच में हमने पापा को बचा लिया है। मिस्टर मारवा मैं खुश हूँ कि पापा अब ठीक हैं। अब बस आपको 7 दिन का उनसे मिलने के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि 7 दिन के बाद तो पापा को खुद बेखुद होश आ जाएगा। मिस्टर मारवा क्या आप रेडी हैं इन 7 दिनों का इंतजार करने के लिए? अब अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित जोर से अब अनिका को हक करता है और अब वो उसे हक करते हुए ही कहता है, थैंक यू सो मच अनिका फॉर दिस, लेकिन मैं इन 7 दिनों का इंतजार सच में अब नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे लिए इन 7 दिनों का इंतजार ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे के पूरे 7 साल हों। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मैं बस अभी जल्दी से ही पापा होश में आ जाएं और मैं उनसे ना जाने अपने मन की कितनी ही बातें करूं और मैं उनसे कितनी ही बातें सुनूं। इधर अनिका और रोहित अभी दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। इधर एनी अब रोहित और अनिका को ही देख रही थी कि तभी अब उसने दोनों से ही कहा, सर मैडम हम पैलेस में पहुंचने ही वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी राजीव गुलेरिया के पैलेस में इधर शीला और दमयंती दोनों ही अभी एक दूसरे से ही बात कर रही थी, क्योंकि जब से वो दोनों यहाँ पर एक रूम में ही पड़ी थी तब से उनकी बातें ही खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी की जो थी, दोनों के अंदर सबके लिए इतना जहर जो भरा हुआ था। वो दोनों ऐसे बात कर रही थी कि अभी कुछ ही दिनों के लिए उन्हें राजीव से अब दूर रहना होगा, क्योंकि अभी वो राजीव के गुस्से से बहुत ही डरी हुई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अब एक बार राजीव को उन पर शक हो गया तो वो पकड़ी जाएंगी। इसलिए वो दोनों भी एक दूसरे से कहती है कि हमें उससे बचना होगा, वरना पता नहीं कब उसका दिमाग खराब हो और वो हम दोनों को जान से मार दे, क्योंकि हम तो रह भी तो उसी के ही पैलेस में रहे हैं और वैसे भी अगर सच बताएं तो उसका कोई भरोसा भी नहीं है। यहाँ ये दोनों भी ये आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी अब शीला का फोन फिर से बजने लगा। जब शीला ने अपने फोन को उठाया और वो अपने फोन की स्क्रीन को देखती है तो ये सच में फिर से वही प्राइवेट नंबर था जिस नंबर से उसकी कभी कभार बातें होती थी। अब उस नंबर को देखकर अब शीला अपने मन में ही फिर से सोचती है, अब क्यों फोन कर रहा है ये, अब क्या कह रह गया, क्योंकि इसे मुझे जो काम बताना था वो तो मैंने इसी को ही करने के लिए बोल दिया था। ये अब हमारी जो बातें काम को लेकर होनी थी वो सब तो पहले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन अब ऐसा क्या रह गया जो ये अब मुझे दोबारा से फोन कर रहा है।
यानी यहाँ पर शीला भी इसी सोच में ही थी कि तभी अब दमयंती उसके फ़ोन के रिंगटोन से इरिटेट होते हुए अब शीला से कहती है, क्या बात है शीला, उठाओ ना जल्दी फ़ोन, देखो किसी ने तुम्हें फ़ोन किया है, इससे पहले कि वो कट जाए तुम उसे उठा लो। जैसे ही दमयंती ने ये कहा तब शीला अपने सेंस में आती है और अब शीला दमयंती की बात को सुनकर अब उस फ़ोन को उठाती है और फ़ोन को उठाने के बाद अब वो सीधा ही कहती है कि बोलो क्या काम है, क्यों फ़ोन किया है तुमने मुझे अभी, क्योंकि काम के बारे में तो हम बात पहले ही कर चुके हैं ना। शीला ने ये बात कहते हुए ही अब शीला एकदम से ही खामोश हो जाती है। तो इधर सामने से अब आवाज आती है कि तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, कविनालिशा का एक्सीडेंट हो गया है और मैंने ये भी सुना है कि आज उसकी कोई सर्जरी भी हुई है, इसलिए मुझे लगा ये तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। जैसे ही शीला ने अभी फ़ोन पर ये बात सुनी तो ये सुनते ही अब शीला कहती है, वो मुझे पता नहीं है, मैं बाद में पता लगा लूँगी कि ये सच भी है या नहीं। पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मारवा हाउस गए हुए थे उस कुणाल डोगरा को लेकर, क्योंकि जो प्लानिंग हमने की थी क्या तुमने उसे एग्जीक्यूट किया है या नहीं।